आज हम बात करते हैं बीम की ड्राइंग के बारे में। तो बीम की ड्राइंग बनाने से पहले कुछ इसमें टेक्निकल टर्म्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। बीम के ऊपर जो आपकी ड्राइंग का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। जो आरसीसी ड्राइंग का जो आपका चैप्टर है, इसमें से 80% ये बीम का पूछा गया है। तो बात कर लेते हैं इसकी टेक्निकल टर्म्स के बारे में, क्या क्या इसके टेक्निकल टर्म्स होंगे। तो सबसे पहले इसमें होता है आपका स्पैन। स्पैन क्या होगा? जो दो हमारे सपोर्ट हैं, चाहे वो हमारे कॉलम हो या दीवार हो, तो उनके बीच की क्लियर डिस्टेंस, उनके बीच की क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कहलाती है? स्पैन। जैसे मान लीजिए एक दीवार हमारी ये है, इस दीवार की मोटाई ले ली हमने 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक दीवार हमारी ये है, इस दीवार की भी मोटाई हमारी कितनी है? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, जब भी बीम इस पर डालते हैं तो बीम डालने के लिए बीम को दीवार पे को सपोर्ट दिया जाता है। जो सपोर्ट दिया जाता है उसको बोलते हैं हम बियरिंग। दीवार पर आप बीम को कितनी डिस्टेंस पर आप रख रहे हैं, कितना उस पर टिका रहे हैं, तो वो कहलाता है हमारा बियरिंग। तो सपोज मान लीजिए इतनी दीवार की इतनी चौड़ाई पर आप क्या कर रहे हैं, बीम को टिकाएंगे। अब आपकी यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा आपका स्पैन। इसके फेस से इसके फेस तक की डिस्टेंस कहलाएगी हमारा स्पैन। ये कौन सा स्पैन है? हमारा क्लियर स्पैन। ये हमारा क्या है? क्लियर स्पैन, ठीक है। और ये कितना दीवार पे टिका हुआ है, ठीक है, ये कहलाता है बियरिंग। ये क्या कहलाएगा? बियरिंग। और जो बियरिंग है हमारी, वो दीवार के हाफ से कम नहीं होनी चाहिए। जो मिनिमम बियरिंग रखी जाएगी वो कितनी रखी जाएगी? दीवार की मोटाई के आधे के बराबर रखी जाएगी कम से कम। तो यहां पर कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब कितना हो गया? 300 mm। यानी कितना हो गया? 300 mm। तो यहां पे जो बियरिंग कम से कम होनी चाहिए, मिनिमम को कितनी होनी चाहिए? 150 mm। कितनी होनी चाहिए? 150 mm कितनी? मिनिमम, ठीक है। मिनिमम बियरिंग 150 mm की, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं कि हमारी जो कंक्रीट है, कंक्रीट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो टेम्परेचर कम या ज्यादा होने पर उसमें कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, या एक्सपेंशन होता है, यानी वो फैलती है और सिकुड़ती है। तो उसके लिए क्या करना है? हमें इसमें जॉइंट देने हैं, तो उनको बोलेंगे हम एक्सपेंशन जॉइंट या एक्सपेंशन गैप। तो यहां पर हमने क्या किया, इस साइड में हमने क्या कर दिया? गैप दे दिया। और ये दीवार हमारी इस तरीके से ठीक है। तो ये जो हमारा गैप, ये जो हमारा दे रखा है, ये क्या हो गया? हमारा एक्सपेंशन गैप। एक्सपेंशन गैप ये कितना रखा जाता है आपका? 10 से लेकर के 20 mm। केवल किसके लिए? बीम के लिए। वैसे तो इसकी वैल्यू और ज्यादा होती है, 40 mm तक रखा जाता है। लेकिन अगर हम बीम की केस की बात करें तो बीम की केस में हमें कितना देना है? 10 से लेकर के 20 mm, ठीक है। ये जो यहां से यहां तक की जो मोटाई दे रखी है, ये क्या कहलाएगी? बीम की डेप्थ। ये कहलाएगी डेप्थ, डी, बीम की डेप्थ। मान लीजिए बीम हमारा कितने का है? साइज ऑफ बीम ले लिया हमने 300 बाई
500 mm का, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो इसमें ज्यादा वैल्यू होगी, इन दोनों में जो वैल्यू ज्यादा होगी वो बीम की डेप्थ होती है। तो ये 500 हमारा क्या हो गया, डेप्थ। तो ये 500 क्या हो जाएगा हमारा, डेप्थ, ठीक है। इसके बाद एक टर्म आता है हमारा इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन क्या होगा, इफेक्टिव स्पैन स्मॉल एल, इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो क्लियर स्पैन है हमारा कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बीम के केस में जो इफेक्टिव स्पैन निकालते हैं वो दो तरीके से निकाला जाता है। पहला क्या है कि क्लियर स्पैन, जो आपका क्लियर स्पैन है एल प्लस ये जो आपकी दीवार है, दोनों साइड के जो सपोर्ट हैं, इनके सेंटर से आप डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। इसके सेंटर से डिस्टेंस जो होगी हमारी यहां से लेकर के यहां तक, वो कहलाएगी हमारी स्मॉल एल, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, ठीक है, प्लस, ठीक है, हाफ इस साइड का, हाफ इस साइड का, ठीक है। तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 2 इंटू हाफ ऑफ थिकनेस ऑफ वॉल। इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, कैपिटल एल प्लस 2 इंटू, यानी 2 हमने क्यों लगा दिया, दोनों साइड का, ठीक है, इस साइड का भी उस साइड का भी, हाफ ऑफ थिकनेस ऑफ वॉल, ठीक है। अगर हम मान लिए लेके चले इसको किस तरीके से, हमने क्लियर स्पैन मान लिया 5 मीटर का, क्लियर स्पैन हमने कितना मान लिया, 5 मीटर का, ये दे रखा हमारा कितना, 5 मीटर, ठीक है। तो हमारा इफेक्टिव स्पैन क्या आ जाएगा, 5 मीटर प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इंटू 1/2 प्लस थिकनेस ऑफ वॉल, दीवार हमारी कितने की, 300 mm की, 300, ठीक है। इसको भी हम क्या कर लेंगे, mm में चेंज कर लेंगे 5 मीटर को, तो हमारा कितना हो जाएगा, 5000 mm, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5000 प्लस 300, तो कितना हो गया, 5300 mm इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बीम की बात करें, बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया हमने, ये ले लिया, तो बीच में से हमारा क्या जाता है, न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, और न्यूट्रल एक्सिस से जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हमारा कहलाता है कंप्रेशन रीजन, कंप्रेशन, ठीक है। और जो नीचे वाला है हमारा वो कहलाता है टेंशन, टेंशन रीजन, ठीक है। तो कंप्रेशन रीजन में हम क्या करते हैं, बार डालते हैं, और टेंशन रीजन में भी बार डालते हैं। अब डिपेंड करता है कि हमारा जो बीम है वो किस तरीके का है, सिंगली रेनफोर्स्ड है या डबली रेनफोर्स्ड है। बीम हमारे कई टाइप के होते हैं, सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो स्टडी करना है वो केवल सिंपली सपोर्टेड के बारे में स्टडी करना है, और एक कैंटिलीवर के बारे में स्टडी करना है। तो अभी हम केवल कंप्रेशन और टेंशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे हमारा कंप्रेशन फोर्स आएगा, ठीक है, वहां पे हमारा कंप्रेशन रीजन हो जाएगा, और जहां पे हमारा टेंशन फोर्स आएगा वो हमारा टेंशन रीजन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हम बार डालेंगे, हम ये अभी जो बात करेंगे वो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की बात करेंगे, वो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम ये हमारा दो तरीके का होगा, एक सिंगली रेनफोर्स्ड, ठीक है, और दूसरा होगा हमारा डबली रेनफोर्स्ड, डबली रेनफोर्स्ड, ठीक है। सिंगली कब होगा, डबली कब होगा, बात करते हैं सिंगली के बारे में। जब हमारे जो बीम है, बीम में अगर ऊपर 2 बार पड़ी हुई हैं, सिंगली रेनफोर्स्ड जो बीम है वो नॉर्मली हम यूज करते हैं जहां पे लोड कम आ रहा होता है, वहां पे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम करते हैं, और जहां पे लोड ज्यादा आ रहा होता है वहां पे हम डबली रेनफोर्स्ड बीम यूज करते हैं।
डबली रेनफोर्स की भी कंडीशन होती है एक। मान लीजिए हमारी बिल्डिंग पर लोड आ रहा है, बीम पे ज्यादा लोड आ रहा है और हमें क्या है कि उसकी डेप्थ बढ़ानी है, तो किसी कारणवश हम उसकी डेप्थ को यानी उसकी गहराई को नहीं बढ़ा पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ऊपर वाला रीजन है, ये जो हमारा ऊपर वाला रीजन है जो कंप्रेशन रीजन है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा बार डालनी पड़ेंगी। तो यहां पर जो संख्या हो जाएगी बार की वो 2 से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तब वो कहलाएगा हमारा डबली रेनफोर्स्ड बीम। सिंगली में क्या होगा, यहां पे जो ऊपर बार पड़ी होंगी वो केवल 2 पड़ी होंगी। किस तरीके से, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है इस तरीके का, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। अगर हम सिंगली की बात करें, ठीक है, तो जो हमारा कंप्रेशन रीजन है, ये कौन सा रीजन है हमारा कंप्रेशन रीजन, ये कौन सा रीजन हमारा टेंशन रीजन। तो कंप्रेशन रीजन में जो बार पड़ी होंगी वो केवल हमारी 2 होंगी और जिनको हम बोलते हैं एंकर बार। यहां जो बार पड़ी होंगी ये केवल कितनी होंगी, 2 बार, 2 नंबर, इनको बोलते हैं हम एंकर बार, एंकर बार, ठीक है। तो कंप्रेशन रीजन में कितनी बार पड़ी है, केवल 2 बार, जिनको बोलते हैं हम एंकर बार, किसके लिए, सिंगली के लिए। अगर हम डबली की बात करें, अगर हम यहां पे तो नीचे बार हमारी पड़ी ही होंगी, जो हमारा नीचे टेंशन रीजन है उसमें तो बार पड़ी ही होंगी, ठीक है। ऐसे यहां पे नीचे बार पड़ी हुई है। अब बात करते हैं कंप्रेशन रीजन की, किसके लिए, डबली के लिए। डबली बीम हम कब बनाते हैं, जब हमें बीम की गहराई ज्यादा रखनी हो लेकिन किसी कारणवश हम बीम की गहराई को ज्यादा नहीं रख सकते, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा कंप्रेशन रीजन है उसमें हमें एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट देना पड़ता है, यानी जो भी एक्स्ट्रा बार होंगी वो हमें कंप्रेशन रीजन में डालनी पड़ती हैं। तो इस कंडीशन में हमें डबली रेनफोर्स्ड बीम का यूज किया जाता है। आजकल जितनी भी स्ट्रक्चर बनाई जा रही हैं वो हैवी लोडेड स्ट्रक्चर होती हैं, तो वहां पर जितने भी बीम यूज किए जा रहे हैं वो मोस्टली डबली रेनफोर्स्ड बीम यूज किए जा रहे हैं। तो यहां पर जो हमारा कंप्रेशन रीजन है, यहां पर कितनी बार दिखाई दे रही है आपको, 4 बार, यानी 2 से ज्यादा है। अगर कंप्रेशन, ये हमारी 4 नंबर, अब इनको यहां पे एंकर बार नहीं बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे अब, कंप्रेशन बार। इनको क्या बोला जाएगा, कंप्रेशन बार। यहां पे हम क्या बोल रहे थे, एंकर बार, एंकर बार या हैंगर बार, इनको एक और नाम से भी बोलते हैं हैंगर बार, ठीक है, एंकर बार या हैंगर बार। लेकिन डबली रेनफोर्स्ड बीम में इनको क्या नाम देंगे, कंप्रेशन बार, ठीक है। इनको क्या नाम देंगे, टेंशन बार, ठीक है। टेंशन बार तो यहां भी नाम देंगे, यहां भी, दोनों में ही हमारी टेंशन बार रहेंगी, या हम कंप्रेशन बार बोल देंगे, उसमें हम बोल देंगे एंकर बार या हैंगर बार, ठीक है। ये कंडीशन समझ में आ गई। तो जब भी जो भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, अगर उसमें यह दे रखा है कि संपीड़न क्षेत्र में 2 एंकर बार पड़ी हुई हैं, ठीक है, तो तुरंत आपको समझ जाना है कि वो हमारा बीम है वो किस तरीके का बीम है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है। अगर कंप्रेशन रीजन में 3 बार पड़ी हुई है, 4 बार पड़ी हुई है, 5 बार पड़ी हुई है, तो आपको समझ जाना है कि जब 2 से ज्यादा बार हमारी कंप्रेशन रीजन में पड़ेंगी तो वो बीम हमारा कहलाएगा डबली रेनफोर्स्ड बीम। तो अगर हमारी जो संख्या है, अगर जो हमारा नंबर ऑफ बार कितना है, इक्वल टू 2 है, नंबर ऑफ बार कितना है, 2, तो क्या हो जाएगा हमारा सिंगली रेनफोर्स्ड, ठीक है। अगर नंबर ऑफ बार ग्रेटर देन 2 है तो क्या हो जाएगा हमारा डबली रेनफोर्स्ड, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो इसमें कवर छोड़ा जाता है, आपको क्या करना है, नीचे से सरिया डालनी है, ऊपर से सरिया डालनी है।
तो ऊपर जो एंकर बार पड़ी हुई है हमारी ये कहलाएंगी 2 नंबर एंकर बार। ठीक है। और जो एंकर बार का हम साइज रखते हैं वो नॉर्मली 12 mm का रखते हैं एंकर बार। ठीक है, डाया ऑफ एंकर बार कितना हो जाएगा, 12 mm का रखेंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारी मेन बार है उनका डायामीटर आप 12 mm से ज्यादा रख सकते हैं, ज्यादातर 12 mm से ज्यादा ही रखा जाता है। ठीक है, मेन बार ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 mm। ठीक है, जो एंकर बार आपको यूज करनी है वो 12 mm की यूज करनी है, और जो आपको मेन बार यूज करनी है वो 12 mm या 12 mm से ज्यादा की यूज कर सकते हैं। आप 16 की भी यूज कर सकते हैं, 20 की भी यूज कर सकते हैं, 25 की भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने क्या किया, ऊपर हमने सरिया डाल दी जिसको बोलते हैं हम एंकर बार। एंकर बार हमारी स्ट्रेट रहती है, हमेशा स्ट्रेट रहेंगी, इनको हम बेंट नहीं करेंगे। एंकर बार हमारी क्या रहेंगी, बिल्कुल स्ट्रेट। एंकर बार हमारी क्या रहेंगी, स्ट्रेट सीधी बार रहेंगी, इनको कहीं नहीं मोड़ेंगे। नीचे जो हमारी बार पड़ी हुई इनको बोलते हैं मेन बार। ये जो हमारी बार हैं इनको क्या बोलते हैं हम, मेन बार। ठीक है, मेन बार कह लीजिए, टेंशन मेन टेंशन बार कह लीजिए, मेन टेंशन बार, दोनों ही नाम से आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी 50% स्ट्रेट रहती है, 50% बेंट हो जाती है। अब पहले कवर की बात कर लेते हैं, इसमें कवर हम कितना रखेंगे। देखिए आपने यहाँ पे एंकर बार डाली तो ऊपर से आपने कुछ गैप छोड़ा, यहाँ नीचे आपने मेन बार डाली तो आपने यहाँ भी नीचे से गैप छोड़ा। ये गैप क्यों छोड़ा जाता है, गैप हम इसलिए छोड़ते हैं ताकि जो हमारे एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर कंटेंट है, जो नमी है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो सरिया तक न पहुंच पाए। अगर सरिया तक नमी पहुंच जाएगी तो सरिया में जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, और जंग लगने के कारण वो पूरे बीम में आपके में फैल जाएगा। और बीम जिस जिससे कनेक्ट होगा, बीम मान लीजिए कॉलम से कनेक्ट है, स्लैब से कनेक्टेड है, तो वो आपकी पूरी स्ट्रक्चर में, जो भी आपकी पूरी बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, उस पूरी स्ट्रक्चर में जंग लगना धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाएगा। तो जिससे आपकी जो बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी है, जो बिल्डिंग का टिकाऊपन है, वो कम हो जाएगा, बहुत जल्दी आपकी बिल्डिंग खराब हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या रखते हैं, कवर रखते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर जो कवर है वो कहलाएगा हमारा टॉप कवर। जो ऊपर कवर है ये वाला, ये कहलाएगा टॉप कवर। ठीक है, और जो नीचे आप दे रहे हो कवर, ये जो आपने नीचे दिया है, ये कहलाएगा आपका बॉटम कवर। ये कहलाएगा आपका बॉटम कवर। और जो यहाँ पे आप एंड पे दे रहे हो, यानी आपके इसके सिरों पे दे रहे हो, ये जो आप कवर दे रहे हो, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। एक मिनट में पूरा ही मिटा देता हूं। ठीक है, ये हमारी सरिया पड़ी हुई है ऊपर, ये नीचे सरिया पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये जो कवर है यहां से लेकर के यहां तक, ये जो सरिया पड़ी हुई है, ठीक है, ये जो आपको सरिया दिखाई दे रही है यहां तक, जहां से मुड़ना स्टार्ट हुई है, तो ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये इतनी डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा, हमारा एंड कवर। ठीक है, एंड कवर। तो यहां पे हम बात कर लेते हैं, आपको टॉप कवर कितना छोड़ना है, बॉटम कवर कितना छोड़ना है, और एंड कवर कितना छोड़ना है। तो टॉप आपका कितना हो गया, मिनिमम 25 mm। टॉप मिनिमम कितना हो गया, 25 mm। ठीक है, मिनिमम। लेकिन ये जो हमारी मेन बार है उसके डायामीटर से कम नहीं होना चाहिए, बट नॉट लेस देन डाया ऑफ मेन बार।
ठीक है, जो आपकी मेन बार है उसके डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए। सपोज मान लीजिए आप मेन बार यूज कर रहे हो 30 mm की, ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिनिमम कितना रखना है 25, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए मेन बार के डायमीटर से, तो वहां पे हम 30 लेके चलेंगे। ठीक है, और हमारी जो एक्सपोजर कंडीशन होती है मिल्ड, माइल्ड, ठीक है, माइल्ड, सीवर, वेरी सीवर, ठीक है, एक्सट्रीम, तो इस तरह की जो हमारी मॉइस्चर कंडीशन होती है, जो हमारी वेदर कंडीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे हम कवर को बढ़ा सकते हैं। ये हमारा जो 25 mm का कवर दे रखा है, ये ड्राई कंडीशन में दे रखा है। अगर आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें कोई भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, या हमारा बीम किसी ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं आता है, सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आता है, ठीक है, तो वहां पर आपको जो कवर रखना है मिनिमम, वो कितना रखना है 25 mm का। ये किस कंडीशन में? ड्राई कंडीशन में। ये जो 25 mm का कवर है वो कहां पर रखना है आपको? ड्राई कंडीशन में। ठीक, टॉप कवर एंड बॉटम कवर, आपको बॉटम कवर भी इतना ही रखना है, दोनों कवर आपको इतने ही रखने हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम एंड कवर की। एंड कवर आप कितना रखेंगे? एंड कवर जो रखना है आपको मिनिमम 25 mm, मिनिमम कितना रखना है? 25 mm। और जो आपकी मेन बार है, ठीक है, उसके व्यास का दुगुना यानी 25। ठीक है, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम हुआ, टेक मैक्सिमम, टेक मैक्सिमम। ठीक है, अब यहां पे जो हम एंड कवर रखेंगे ये वाला, ऐसे ही दोनों साइड में हमारा एंड कवर होगा, ये कितना रखेंगे? या तो हमारा 25 mm होना चाहिए, या 2 फाई यहां पे जो है आपका मेन बार का डायमीटर है, डाया ऑफ मेन बार, ये क्या है आपकी मेन बार का डायमीटर है। ठीक है, तो इन दोनों में जो भी ज्यादा होगा उतना ही हम ले लेंगे। सपोज मान लीजिए आप मेन बार यूज कर रहे हैं 20 mm की, ठीक है, मेन बार आप कितने की यूज कर रहे हैं? 20 mm की, तो मिनिमम कितना हो गया आपका 25, एक हो गया आपका 25, और 2 × 20, तो ये कितना हो गया 25, ठीक है, और कितना हो गया हमारा 40 mm। तो इनमें ज्यादा कौन सा है? टेक मैक्सिमम। कौन सा ज्यादा? हमारा 40 mm का। ठीक है, तो यहां पे जो एंड कवर रखेंगे आप कितना रखेंगे? 40 mm का। ठीक है, कई कई बुक में आपको 30 mm का भी कवर दे रखा होगा, तो हमारा डिपेंड करता है कि हमारी जो वेदर कंडीशन है वो क्या है। ये 25 mm तो हमारा मिनिमम है। ठीक है, अब देखिए यहां पे कुछ बार को हम क्या करते थे? मोड़ देते हैं। क्या होता है अक्सर कि जो भी हमारी कंक्रीट है, कंक्रीट में जब टेंशन या कंप्रेशन होता है, उसमें जब कंक्रीट सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है या एक्सपेंड होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? इस तरीके से इसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं। क्या हो जाता है? क्रैक डेवलप हो जाते हैं। तो क्रैक जो इधर की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्रैक का जो एंगल है, ये जो एंगल है मान लीजिए आपका है, अगर इस डायरेक्शन में आप देखेंगे तो यहां से आपका 45 डिग्री हो जाएगा, और अगर आप इस डायरेक्शन से देखेंगे तो आपका 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो क्रैक हमारे किस डायरेक्शन में बढ़ेंगे? इस डायरेक्शन में। इस तरीके से हमारे क्रैक बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये 45 डिग्री एंगल पर आपके क्रैक बेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर इस डायरेक्शन से आप लोगे तो कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। जो आपके क्रैक डेवलप होंगे वो आपके कितने पे होंगे? 135 डिग्री पर। ठीक है, 135 डिग्री पर आपके क्रैक डेवलप होंगे। तो इन क्रैक को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ बार को इस तरीके से, क्रैक हमारे इधर जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? ये जो बार हमारी आ रही है हम उनको इस डायरेक्शन में बेंड कर देते हैं, 45 डिग्री एंगल पर बेंड कर देते हैं, ताकि हमारे जो क्रैक है और जो बेंट अप बार है वो इनके क्रैक को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? कुछ बार को बेंट भी कर देते हैं। तो बार हमें कितनी बेंट कर दी है? स्ट्रेट बार हमारी कितनी आएंगी? 50%। ठीक है, और बेंट अप बार हमारी कितनी रहेंगी?
50%, ठीक है, दोनों ही हमारी 50-50% रहेंगी। सपोज मान लिया आपके नीचे कितनी बार पड़ी हुई है, 4 बार। केवल जो हमें बार बेंड करनी है वो नीचे वाले टेंशन रीजन की बार बेंड करनी है, कंप्रेशन रीजन की बार को बेंड नहीं करेंगे, ठीक है। मान लीजिए नीचे हमारी टेंशन रीजन में कितनी बार पड़ी हुई है, 4। कितनी बार है हमारी, 4। तो इसमें स्ट्रेट कितनी हो जाएंगी, 2। स्ट्रेट कितनी हो जाएंगी, 2। बेंड कितनी हो जाएंगी, 2, ठीक है। अगर बार हमारी पड़ी है 5 तो स्ट्रेट कितनी हो जाएंगी, 3। बेंड कितनी हो जाएंगी, 2। कैसे कैसे होंगी देखिए। और जो हमारा प्रोसीजर है वो अल्टरनेट होना चाहिए। दोनों कोने वाली बार हमारी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट। ये बार हमारी क्या होगी, स्ट्रेट। नीचे वाली बार क्या होगी, स्ट्रेट। यानी दोनों कॉर्नर वाली जो बार है वो हमारी स्ट्रेट रहेंगी, ठीक है। बाकी बार हमारी बेंट रहेंगी। और बेंट करने का जो तरीका है, एक स्ट्रेट एक बेंट अप, एक स्ट्रेट बेंट अप, अल्टरनेटली चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेट बेंट अप बार जो है अल्टरनेट आ नहीं पाएगा, लेकिन हमें 50% स्ट्रेट रखनी है और 50% हमें बेंट रखनी है। तो क्या करेंगे, बाकी इन दोनों को क्या कर देंगे, बेंट। ये हमारी बेंट अप बार और ये भी हमारी क्या हो जाएगी, बेंट अप बार। अगर बात करें हम 5 की, अगर हमारे नीचे कितनी बार पड़ी हुई है, 5, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 5, 1 2 3 4 5। हमको पता है कि जो कोने वाली बार हैं वो हमारी क्या रहेंगी, स्ट्रेट। ये हमारी स्ट्रेट बार, ये हमारी स्ट्रेट बार, ठीक। अब क्या करना है, स्ट्रेट बेंट अप, स्ट्रेट बेंट अप। एक बार सीधी, एक बार मुड़ जाएगी, एक बार सीधी, एक बार मुड़ जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। ये वाली बार हमारी सीधी है तो ये मुड़ जाएगी यानी बेंट अप, फिर ये वाली सीधी, फिर ये वाली बेंट अप। तो हमारी कितनी बार है, 1 2 3 4 5। 5 में से कितनी स्ट्रेट हो गई, 1 2 3। स्ट्रेट कितनी हो गई, 3। बेंट अप कितनी हो जाएंगी हमारी, 2, ठीक है। इसी तरीके से क्या करना है, जितनी भी बार आपकी आती जाएंगी आप उसमें 50% आपको स्ट्रेट रखनी है, 50% आपको बेंट अप रखनी है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टारप्स के बारे में, वर्टिकल स्टारप्स के बारे में। यहां पे क्या होगा, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट को, जो आपने ऊपर वाली बार दी है और जो नीचे आपने मेन बार दी है, उनको अपनी पोजीशन में बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, उसमें छल्ले लगाते हैं, जिनको हम बोलते हैं वर्टिकल स्टारप्स, ठीक है। तो ये वर्टिकल स्टारप्स आपका कितने एमएम के होंगे, जो साइज होगा आपका स्टारप्स का, ये जो है हमारे क्या है, स्टारप्स है। ये क्या हमारे वर्टिकल स्टारप्स, ठीक है, वर्टिकल स्टारप्स। और ये जो आपको यूज करना है वो 8 mm से लेकर के 10 mm साइज के यूज करने हैं। जो स्टारप्स का साइज आप यूज करोगे, जो छल्ले बनाने के लिए जो आप बार यूज करोगे, जो सरिया यूज करोगे, उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, 8 mm से लेकर के 10 mm। ज्यादातर हम कितना यूज करते हैं, 8 mm का। पहले हम 6 mm का भी इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पहले 6 mm की सरिया बनती थी, अब 6 mm की सरिया बनना बंद हो गई है, इसलिए हम स्टारप्स जो यूज करते हैं मोस्टली वो 8 mm का, यानी 8 mm का स्टारप्स यूज करते हैं, ठीक है। अब जो हमें स्टारप्स देने हैं उनके बीच का हमें गैप क्या रखना है, क्या गैप होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो गैप होता है हमारा, एक कंडीशन तो आपकी क्वेश्चन में दे रखी होगी, देखो गैप भी आपका उसमें दे रखा होगा क्वेश्चन में, ठीक है। मेन बार कितनी पढ़नी है आपकी टेंशन रीजन में, वो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा। कंप्रेशन रीजन में कितनी पढ़नी है, ये भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। बाकी कवर सारे आपको ध्यान रखने हैं, टॉप कवर, बॉटम कवर, एंड कवर, एक्सपेंशन जॉइंट कितना कितना देना है, बियरिंग आपकी क्वेश्चन में दे रखी होगी। कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी आईएएस कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बाकी कुछ चीजें आपकी क्वेश्चन पेपर में दे रखी होंगी, ठीक है। और जो आपकी नहीं दे रखी हैं, जिनको आपको मानना है, वो एग्जामिनर आपसे खुद, जो क्वेश्चन है आपसे खुद पूछ लेगा कि जो वैल्यू इसमें आपको नहीं दे रखी है उन्हें आप अपनी तरफ से मान लीजिए। तो जो भी वैल्यू आपको माननी है वो आईएएस कोड के अकॉर्डिंग माननी है। अब बात करते हैं स्टारप्स के बारे में, कि स्टारप्स के बीच की जो स्पेसिंग है, ये जो छल्लों का गैप है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेसिंग। क्या बोलते हैं, स्पेसिंग। छल्लों के बीच में आप कितना गैप रखोगे, तो इसको निकालने का फॉर्मूला है, स्पेसिंग निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारा, 0.75d और 300 mm। इनमें जो भी होगा उसका हम क्या लेंगे, मिनिमम, टेक मिनिमम। इन दोनों में जो भी वैल्यू सबसे कम होगी
ठीक है, उतना ही हम यहाँ पे छल्ले की स्पेसिंग रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डी क्या है, डी है हमारी इफेक्टिव डेप्थ। अभी डी कैसे निकालते हैं मैं बता दे रहा हूं। जैसे मैंने ये बीम का साइज जो माना था, बीम का साइज मैंने कितना लिया था, 300 बाई 500 mm का। ठीक है, तो डी हमारी क्या होगी यहाँ पे, ओवरऑल डेप्थ 500 mm, डी क्या होगी हमारी 500 mm। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, इफेक्टिव डेप्थ निकालनी। वो कैसे निकालेंगे, इफेक्टिव डेप्थ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा कैपिटल डी यानी ओवरऑल डेप्थ माइनस बॉटम इफेक्टिव कवर, बॉटम इफेक्टिव कवर। अब बॉटम इफेक्टिव कवर हम कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, बॉटम इफेक्टिव कवर इसको कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए नीचे जो हमने सरिया इस्तेमाल की है वो 20 mm की इस्तेमाल की है, नीचे जो हमने सरिया इस्तेमाल की है